हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टीवार्ड परिकल्पना। कल हमने बात की थी रंध्र की गति की। तो रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? अपनी रंध्र गति कहलाती है। कल हमने बात की थी किसकी? रंध्र गति की। रंध्र गति मतलब रंध्र के खुलने व बंद होने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं रंध्र गति। और इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए थे। इसमें से कल हमने एक पढ़ा था मांड शर्करा परिकल्पना। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ चुके थे पीछे कल वीडियो के अंदर। और ये दी थी, आपको पता है किसने दी थी? जेडी सायरे ने। अब जो आप स्टीवर्ड परिकल्पना देखोगे तो स्टीवर्ड परिकल्पना के अंदर क्या होता है? स्टीवर्ड ने क्या किया, जो सायरे था उसी की परिकल्पना को क्या किया, मतलब इसी के सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए बताया कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि सायरे ने क्या बताया था कि दिन के समय पादप कोशिकाओं की जो द्वार कोशिका होती है, रंध्र की जो द्वार कोशिका होती है, रंध्र की द्वार कोशिका में दिन में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? अभी घट जाती है। किसकी? CO2 की मात्रा घट जाती है और पीएच की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पीएच की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा घटने, पीएच की मात्रा बढ़ने से कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? फोस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है? मांड या स्टार्च को किस में बदल देता है? ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किस में बदलता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब आगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलेगा। फिर इन्होंने क्या बताया कि भी जो द्वार कोशिकाएं थी उनकी जो DPD है वो बढ़ जाती है। बढ़ने से इनके अंदर क्या होता है? जल प्रवेश कर जाता है। क्योंकि जो मांड था वो तो किस में घुलनशील नहीं था, जल के अंदर क्या था? अघुलनशील। परंतु जैसे ही मांड किस में परिवर्तित हुआ? ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हुआ। तो जो द्वार कोशिकाएं थी अपनी, इन द्वार कोशिकाओं में क्या हो गई? सांद्रता बढ़ गई। मतलब इसके अंदर DPD का मान बढ़ गया। और DPD का मान बढ़ने से जो सहायक कोशिकाएं थी उनसे जल किस में प्रवेश कर गया भाई? द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर गया। DPD का मान बढ़ने से जो जल था वो सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करा। और द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करने से जो द्वार कोशिकाएं थी वो स्फीति हो गई, मतलब फूल गई। और फूलने से दोनों जो रंध्र थे वो क्या हो गए? बीच में से खुल गए। तो ये संरचना क्या हमने देखी थी? कल देखी थी मांड शर्करा परिकल्पना में। अब जो स्टीवार्ड परिकल्पना है उन्होंने क्या बताया कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है वो आगे और परिवर्तित होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर आगे चलकर किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किसने बताया था? स्टीवार्ड ने बताया था। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए इन्होंने बताया कि भी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तो बना, परंतु ग्लूकोज 1 फॉस्फेट भी आगे किस में बदलता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट व ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट व जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा घुलनशील होता है। मतलब जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसकी तुलना में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट व ग्लूकोज क्या होते हैं? जल में ज़्यादा घुलनशील होते हैं। और जल में ज़्यादा घुलनशील होने के कारण इस द्वार कोशिकाओं की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। क्योंकि द्वार कोशिकाओं में क्या उपस्थित था? पहले जल प्लस मांड था या स्टार्च था। तो जो स्टार्च था वो किस में नहीं घुलता था? जल के अंदर नहीं घुलता था। और जल के अंदर नहीं घुलने से द्वार कोशिकाओं की सांद्रता भी नहीं बढ़ती थी कि सांद्रता बढ़ जाए और द्वार सहायक कोशिकाओं से जल किस में प्रवेश कर जाए? द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाए। परंतु जैसे ही मांड किस में परिवर्तित होने लगा? ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित होने लगा। और ग्लूकोज किस में घुलने लगा? जल के अंदर घुलना प्रारंभ हो गया। तो जल के अंदर जब विलय घुलता है, विलायक के अंदर जब विलय घुलता है तो कोशिका रस की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। और सांद्रता बढ़ गई मतलब यहाँ पर अपना जो जल या विलायक था उसकी मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। क्योंकि इसके अंदर क्या आकर मिल गया? विलय आकर मिल गया। और जैसे ही सांद्रता बढ़ गई तो सहायक कोशिकाओं में जो जल था वो परासरण की क्रिया के द्वारा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता कहाँ पर है? द्वार कोशिकाओं में। उच्च सांद्रता कहाँ पर है जल की? सहायक कोशिकाओं में। वहाँ से किस में प्रवेश कर गया? द्वार कोशिकाओं में। और रंध्र जो कोशिका थी, द्वार कोशिकाएं, वो क्या हो गई? फूल गई। और फूलने से जो रंध्र थे वो क्या हो गए? खुल गए। ये किसने बताया था? स्टीवार्ड ने बताया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे चलकर ग्लूकोज में बदलता है।
नेक्स्ट अपनी आती है सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत। नेक्स्ट अपना रंध्रों की गति के ऊपर एक सिद्धांत और आता है जिसे हम कहते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत। इसे हम कहते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ये सर्वमान्य सिद्धांत है जो रंध्र की गति की क्रियाविधि को बताता है। वर्तमान में ये मान्य है, इसको माना जाता है। तो ये सिद्धांत दो जापानी वैज्ञानिक इमामुरा व फ्यूजिनो द्वारा दिया गया। और इन्होंने क्या बताया कि रंध्र की जो गतिविधि होती है उसके अंदर दिन के समय क्या होता है और रात्रि के समय, रात्रि में रंध्र गति किस प्रकार से होती है। तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि दिन के समय तो रंध्र खुलते हैं और रात्रि के समय रंध्र बंद हो जाते हैं। किस प्रकार से, देखिए, दिन के समय आपको पता है प्रकाश उपस्थित होता है, दिन के समय प्रकाश उपस्थित होता है और प्रकाश की उपस्थिति में पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो CO2 होती है उसका क्या करता है, पादप उपयोग करता है। तो CO2 का उपयोग करेगा तो CO2 के उपयोग करने से इसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है भाई। और इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान या दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में जो द्वार कोशिकाएं होती है, दिन के समय जो द्वार कोशिका होती है, द्वार कोशिका के अंदर क्या होता है, मेलिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। द्वार कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है, मेलिक अम्ल का निर्माण होता है। मेलिक अम्ल का निर्माण होता है किसके अंदर, द्वार कोशिकाओं में। और ये जो मेलिक अम्ल होता है वो वियोजित होता है, क्या होता है, टूटता है या वियोजित होता है, टूटता है किसके अंदर, मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन। किसके अंदर टूटता है, मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन के अंदर ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है वो किस में चला जाता है, सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। किस में चला जाता है, सहायक कोशिका में। और सहायक कोशिका से जो पोटेशियम होता है, सहायक कोशिका से क्या होता है, पोटेशियम, वो आ जाता है किसमें, द्वार कोशिकाओं में। किसमें आता है, द्वार कोशिका में आ जाता है। ठीक है भाई। ये अपनी द्वार कोशिका थी। देखिए द्वार कोशिकाओं में दिन के समय किसका निर्माण हुआ, मेलिक अम्ल का। और मेलिक अम्ल किस में टूटा, मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन के अंदर। और जो हाइड्रोजन आयन था वो तो गति करके किस में चला गया, सहायक कोशिकाओं के अंदर। और सहायक कोशिकाओं से जो पोटेशियम था वो किसके अंदर आ गया, द्वार कोशिकाओं के अंदर आ गया। तो द्वार कोशिकाओं में अब क्या क्या बच गया भाई, एक तो अपना मेलेट बच गया और दूसरा जो सहायक कोशिका से जो पोटेशियम आया है वो बच गया। अब मेलेट प्लस पोटेशियम दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पोटेशियम मेलेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पोटेशियम मेलेट का। और जैसे ही इसके अंदर पोटेशियम मेलेट का निर्माण होता है, पोटेशियम मेलेट क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। और ये क्या करता है, द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ाता है। ये क्या करता है, द्वार कोशिका की सांद्रता बढ़ाता है। द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ने से सहायक कोशिकाओं से जो जल होता है वो किसके अंदर प्रवेश करता है, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है। और जो रंध्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। देखिए एक बार डायग्राम के द्वारा इसके अंदर कि अपनी ये क्रिया होती है। ये अपने रंध्र की संरचना है। तो मान लीजिए एक बार ये रंध्र क्या है, अपना बंद है। रंध्र क्या है, बंद है एक बार के लिए, क्योंकि कोशिकाएं अभी क्या है, पिचकी हुई है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि दिन के समय इसके अंदर द्वार कोशिकाओं में क्या बना, अपना मेलिक अम्ल बना।
मेलिक अम्ल टूटा इसके अंदर किसमें, मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में। तो हाइड्रोजन आयन तो किसके अंदर चला गया, सहायक कोशिकाओं के अंदर चला गया, ठीक है। और सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में क्या आ गया, पोटेशियम आयन। अब यहाँ पर देखिए बचा कौन था साथ में, मेलेट। मेलेट प्लस पोटेशियम मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, पोटेशियम मेलेट का निर्माण कर लेते हैं। और पोटेशियम मेलेट का निर्माण होने से इस द्वार कोशिका की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब इसके अंदर जल की मात्रा एकदम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये एकदम क्या हो जाती है, पिचकती है। और इससे क्या होता है, सांद्रता बढ़ने से जो सहायक कोशिकाएं हैं उनसे जो जल है वो किसके अंदर प्रवेश करता है, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है। और द्वार कोशिकाओं से जल जब सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करेगा तो इसकी जो भित्ति है उसके ऊपर बाहर की तरफ क्या लगेगा, दाब लगेगा। क्योंकि द्वार कोशिकाएं जल प्रवेश से अंतःप्रासरण के द्वारा जब जल प्रवेश करेगा तो जल प्रवेश से सहायक कोशिकाओं की बाह्य भित्ति पर दाब लगेगा। और बाह्य भित्ति पर दाब लगने से ये जो रंध्र है वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ये क्रिया थी दिन के समय, किसके सिद्धांत के आधार पर, सक्रिय पोटेशियम आयन के सिद्धांत के आधार पर। अगर आपको पूछ ले कि सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत के आधार पर रंध्र की खुलने की क्रिया बताइए, ये सिर्फ क्या है, रंध्र के खुलने की क्रिया है जो क्या है, दिन के समय होती है। अब अगर आपको कहे कि भी रात्रि के समय क्या क्रिया होती है, मतलब रंध्र बंद किस प्रकार से होती है, तो रात्रि के समय जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। और अपोजिट होने से कैसी होती है, इसके अंदर देखिए रात्रि के समय क्या होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण बंद होगा तो CO2 की मात्रा क्या होगी, बढ़ने लगेगी। CO2 की मात्रा बढ़ती है तो आपको पता है किसका मान बढ़ता है, किसका मान घटता है, pH का मान घटता है। और pH का मान जब घटेगा तो सीधी सी बात है कैसी प्रवृत्ति होगी भी, एसिडिक प्रवृत्ति होगी। पुनः किसका निर्माण होगा, मेलिक अम्ल का। तो इसके अंदर अपना एक हार्मोन काम में आता है जिसे हम कहते हैं एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन जो होता है वो CO2 की उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में एब्सिसिक एसिड प्लस CO2 इसकी उपस्थिति में जो अपना पोटेशियम मेलेट होता है वो पुनः टूट जाता है। पोटेशियम मेलेट टूटने से जो मेलेट था, पोटेशियम मेलेट है वो टूट जाएगा। मेलेट प्लस पोटेशियम में, मेलेट प्लस पोटेशियम आयन के अंदर। और जो पोटेशियम आयन था वो पुनः किस में चला जाएगा, सहायक कोशिका के अंदर। और सहायक कोशिका से पुनः जो हाइड्रोजन आयन था वो किसके अंदर आ जाएगा, द्वार कोशिका के अंदर। यहाँ हो गई अपनी द्वार कोशिका। तो जो हाइड्रोजन आयन जो सहायक कोशिका में गया था वो पुनः किस में आ जाएगा, द्वार कोशिकाओं में। और द्वार कोशिकाओं में आकर मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, मेलिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। और मेलिक अम्ल के निर्माण होने से आपको पता है क्या होगी, प्रासरण सांद्रता घट जाएगी। प्रासरण सांद्रता घटने से बहिप्रासरण की क्रिया के द्वारा द्वार कोशिकाओं से जो जल है वो बाहर किस में निकल जाएगा, सहायक कोशिकाओं में निकल जाएगा। और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। रंध्र क्या हो जाएंगे, अब बंद हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर आप एक ऐड और कर सकते हो, मेलिक अम्ल का निर्माण हुआ तो प्रासरण सांद्रता क्या हो गई, अपनी कम हो गई। ठीक है, प्रासरण सांद्रता कम हो गई। प्रासरण सांद्रता कम हो गई तो कोशिका क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। द्वार कोशिकाएं पिचक जाएगी। और द्वार कोशिकाएं जैसे ही पिचकेगी तो आपको पता है रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। रंध्र क्या हो गए, अपने बंद हो गए। तो यह था अपना सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया, इमामुरा व फ्यूजिनो। तो इन्होंने क्या बताया, दिन के समय रंध्र खुलते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में CO2 की मात्रा को ग्रहण कर जो द्वार कोशिकाएं हैं उसका जो मेलिक अम्ल है वो दो भागों में टूटता है, मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन में। मेलेट तो द्वार कोशिकाओं में रहता है परंतु हाइड्रोजन आयन किस में चला जाता है, सहायक कोशिकाओं में। और सहायक कोशिकाओं के अंदर जो पोटेशियम आयन उपस्थित होता है वो किस में आ जाता है, द्वार कोशिकाओं में। और द्वार कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है, पोटेशियम मेलेट। और पोटेशियम मेलेट का निर्माण होने से द्वार कोशिका की जो सांद्रता होती है, कोशिका रस की सांद्रता, वो बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने से सहायक कोशिकाओं से जल किस में आ जाता है, द्वार कोशिकाओं में आ जाता है। और द्वार कोशिकाएं फूलने के कारण उनका जो रंध्र होता है वो खुल जाता है। यह था अपना खुलने की क्रिया। बंद होने में हमने क्या देखा, रात्रि के समय CO2 की मात्रा बढ़ती है द्वार कोशिकाओं में, pH का मान घटता है। pH का मान घटता है तो कोई ऐसी स्थिति आती है एसिडिक। तो इसके अंदर जो CO2 है
प्लस एब्सिसिक हार्मोन, इसकी आगे हम बात करें क्या होता है ये नेक्स्ट जब आपने हार्मोन का चैप्टर पढ़ेंगे पादपों के अंदर। तो एब्सिसिक जो एसिड होता है उसकी उपस्थिति में मेलेट वह पोटेशियम टूटते हैं, टूटने से मेलेट तो रहता है द्वार कोशिकाओं में, पोटेशियम पुनः किस में चला जाता है सहायक कोशिकाओं में, और सहायक कोशिकाओं से हाइड्रोजन आयन किस में आ जाता है द्वार कोशिकाओं में पुनः लौट आता है, और पुनः मेलिक अम्ल का निर्माण होता है और प्रासरण सांद्रता घट जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं अपने बंद हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये थी अपनी रंध्रों की गति के 3 सिद्धांत थे। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपने वाष्पोत्सर्जन के ऊपर प्रभाव, मतलब विभिन्न कारकों का वाष्पोत्सर्जन के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। तो अब हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ये अपनी नेक्स्ट हेडिंग। तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि रंध्र की गति के बारे में हमने जो जस्ट जो पीछे सिद्धांत पढ़ा है उसके अंदर जो मेलिक अम्ल बनता है, एक बात और ऐड कर लीजिए, मेलिक अम्ल द्वार कोशिकाओं में स्टार्च के विघटन से बनता है। स्टार्च है वो टूटता है किसके अंदर मेलिक अम्ल के अंदर टूटता है। इतने बातें आपने जो अभी जो डायग्राम बनाया है पीछे उसके अंदर आप स्टार्च लिख लेना ऊपर की तरफ, ताकि जो डायग्राम हो वो कंप्लीट हो जाए कि स्टार्च से किसका निर्माण होता है मेलिक अम्ल का, आगे वो सेम क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला है बाह्य कारक, दूसरा होता है अपना आंतरिक कारक। वाष्पोत्सर्जन को एक तो बाह्य कारक के अंदर वायुमंडलीय कारक आएंगे, दूसरा आंतरिक कारक के अंदर जो पादप की जो स्वयं की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है ये देखते हैं। तो पहला अपना कारक है प्रकाश। बाह्य कारक के अंदर पहला कारक अपना प्रकाश। आपको पता है प्रकाश की उपस्थिति मतलब दिन के समय रंध्र क्या होते हैं खुले रहते हैं, रंध्र खुलते हैं और रंध्र के खुलने के द्वारा कौन सी क्रिया होगी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। तो प्रकाश के उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की घटना क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो प्रकाश होता है तो रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। दूसरी बात वायु की, अगर मान लीजिए वायु अगर तेज चल रही है तो पत्ती जो होती है अपनी, उस पत्ती की जो सतह के ऊपर जो नमी होती है वो नमी इस वायु के द्वारा क्या हो जाती है हट जाती है, और वायु के द्वारा ये नमी हटने से ऊपर से क्या आ रहा है प्रकाश आ रहा है, क्योंकि प्रकाश में क्या होता है ताप भी होता है। तो ये नमी हटने से यहाँ पर क्या हुआ ताप बढ़ा, प्लस क्या आ गई यहाँ पर शुष्क वायु, मतलब यहाँ पर अब जो वायु चलेगी पत्ती के ऊपर वो क्या होगी शुष्क वायु। और शुष्क वायु आपको क्या पता है कि शुष्क वायु होती है वो तीव्र गति से चलती है। तो शुष्क वायु के अंदर भी वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है भाई, क्योंकि पत्ती अपने को उसी तापमान के अंदर बनाए रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन करेगी। तो शुष्क वायु अगर मान लो वायु तेज चल रही है या शुष्क है तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर देखिए मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा, अगर मान लीजिए जो पादप है अपना वो मिट्टी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, अगर मृदा के अंदर जल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, मतलब जितना पादप को चाहिए उससे और अधिक है, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बढ़ जाता है, क्योंकि जल की मात्रा अगर मृदा के अंदर अधिक है तो उतनी मात्रा या उससे अधिक मात्रा पादप क्या करेगा ग्रहण करता है। क्योंकि हमने पढ़ा है वाष्पोत्सर्जन वही क्रिया है जिसके अंदर पादप क्या करता है अतिरिक्त जल का निष्कासन करता है। और रसारोहण में या जल अवशोषण में हमने पढ़ा है कि पादप अपनी आवश्यकता से अधिक जल ग्रहण करता है। तो अतिरिक्त जल जब ग्रहण करेगा तो अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया क्या होगी संपन्न होगी। अगर मान लीजिए मृदा के अंदर जल ही कम मात्रा में है, अगर मृदा के अंदर जल क्या है कम मात्रा में है तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी या घट जाएगी। नेक्स्ट देखिए अपना होता है तापमान। तापमान से आपको पता ही अगर मान लीजिए तापमान बढ़ेगा तो तापमान के बढ़ने से जो अपनी वायुमंडल होता है उसके अंदर आर्द्रता क्या हो जाती है कम हो जाती है, आर्द्रता क्या हो जाती है कम हो जाती है, मतलब नमी कम हो जाती है। और भूमि के अंदर जो जल होता है वो उसकी मात्रा भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कम होता है। ठीक है, पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो घट जाती है अगर तापमान बढ़ जाए। अगर मान लीजिए नमी बढ़ जाए वायुमंडल के अंदर तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जारी रहेगी। ठीक है भाई।
नेक्स्ट देखिए आंतरिक कारक। आंतरिक कारक के अंदर पादप की जो पत्ती होती है, पहली होती है उसकी संरचना। पादप की पत्ती की संरचना के अंदर आपने देखा है कि पादप की दो बाह्य त्वचा होती है, एक तो ऊपर वाली, दूसरी नीचे वाली। और इससे हमने पढ़ा है पत्ती की संरचना के आधार पर वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो उसके अंदर हमने देखा था अधो त्वचीय वाष्पोत्सर्जन। अधोत्वचीय मतलब पत्ती के अंदर जो रंध्र है वो कहाँ पर स्थित है, नीचे की तरफ। उभय त्वचीय वाष्पोत्सर्जन, उसके अंदर हमने देखा पत्ती की दोनों सतह पर रंध्र थे। और उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, अधित्वचीय वाष्पोत्सर्जन के अंदर हमने क्या देखा कि पत्ती की जो ऊपरी सतह है सिर्फ उसी पर क्या थे, रंध्र उपस्थित थे। तो हम क्या देखते हैं कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, मरुस्थलीय पादप, जहाँ पर क्या होता है, तापमान अत्यधिक होता है। अगर मान लीजिए तापमान अत्यधिक होगा तो पादप के अंदर जो जल है वो हानि क्या होगी, अधिक होगी। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। इनकी जो पत्ती होती है उनकी बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, ये आपको पता ही है। तो और इनके जो रंध्र होते हैं, इन पत्तियों के जो रंध्र होते हैं वो भी क्या होते हैं, पत्ती के अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं। ठीक है भाई। तो ये क्या होते हैं, मरुस्थलीय पादपों के अनुकूलन होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मरुस्थलीय पादपों में कम हो जाती है। अगर ये अनुकूलन इनके अंदर नहीं होंगे तो जल की हानि अधिक होगी, और जल की हानि अधिक होने से ये पादप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो मरुस्थलीय पादपों की जो संरचना होती है उसके अंदर बाह्य त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, क्यूटिकल पाए जाते हैं। क्यूटिकल क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन को कम कर देता है। नेक्स्ट है मूल प्रोह अनुपात। अगर मूल प्रोह अनुपात का मान अगर बढ़ता है, मूल प्रोह अनुपात अगर बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मूल प्रोह अनुपात के मान में वृद्धि हो रही है तो वाष्पोत्सर्जन के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं पत्ती का दिक् विन्यास। पत्ती का दिक् विन्यास का अर्थ है कि मान लीजिए पत्ती लगी हुई अपनी और यहाँ पर सूर्य है। अगर मान लीजिए पत्ती सूर्य के जो आपतित किरणें होती है उन आपतित किरणों से क्या है, लंबवत कोण बनाती है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए पत्ती है और यहाँ से सूर्य की किरणें इस पर डायरेक्ट 90 डिग्री कोण पर गिर रही है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो अधिक होगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, अधिक होगा। अगर मान लीजिए पत्ती का जो दिक् विन्यास है या पत्ती की जो स्थिति है वो आपतित किरणों के समांतर न होकर क्या है, लंबवत है। इस प्रकार से देखिए, मतलब जो आपतित किरणें हैं उनकी सीध के अंदर, जैसे मान लीजिए आपतित किरणें हैं और पत्ती इस स्थिति में है, तो और आपतित किरणें इसी प्रकार से आ रही है, मतलब पत्ती की जो स्थिति होती है वो आपतित किरणों के एकदम क्या होती है, सीध में होती है। 180 डिग्री मान लीजिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आ रहा है अपना यहाँ से सूर्य और ये पत्ती की इस प्रकार से स्थिति है, तो दोनों सतहों पर क्या पड़ता है, जो प्रकाश है वो असीमित रूप से पड़ेगा, जिससे वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। तो ये थे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, बाह्य कारक व आंतरिक कारक। नेक्स्ट अपने देखते हैं वाष्पोत्सर्जन का महत्व, कि वाष्पोत्सर्जन का पादपों के अंदर महत्व क्या होता है। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व देखते हैं। पहला है रसारोहण। आपने पढ़ा है रसारोहण के बारे में कि रसारोहण कब होता है, जब वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है तो रसारोहण भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रसारोहण का मतलब क्या होता है, पादप के अंदर जड़ से लेकर जल का कहाँ तक पहुँचना, पादप के विभिन्न भागों तक, मतलब वायु भागों तक पहुँचना, वो क्या कहलाता है, रसारोहण। और इसके अंदर आपने डिक्सन जोली सिद्धांत पढ़ा, उसके अंदर देखा कि जो रसारोहण होता है उसके अंदर एक जल के अंदर एक सहसंजन तनाव होता है। जल के अंदर एक क्या होता है, सहसंजन तनाव होता है, जड़ से लेकर ये तनाव होता है। इसको खींचे कौन रखता है, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण, एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण। जब तक वाष्पोत्सर्जन होगा ये आकर्षण क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। तो वाष्पोत्सर्जन की घटना रसारोहण में क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है भाई, एक तो ये लाभदायक हो गया। दूसरा है खनिज लवणों का अवशोषण। अब आपको पता है रसारोहण की जब क्रिया होती है या जब जल अवशोषण होता है अपना, तो जल के अंदर सिर्फ मृदा से जल अवशोषित न होकर इसके साथ क्या होते हैं, खनिज लवण भी अवशोषित होते हैं। मतलब इसके अंदर एक प्रकार का विलयन क्या होता है, जल के पादप के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बढ़ेगा तो खनिज लवणों का अवशोषण भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है भाई। पत्ती के तापमान को कम करना। अब हमने पीछे क्या देखा है कि पत्ती के अंदर जब जल की हानि होगी तो वो क्या होगी, तापमान उसका बढ़ेगा। अब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, अतिरिक्त जल जब बाहर निकलता है, अतिरिक्त जल जब बाहर निकलेगा तो पत्ती का जो तापमान है वो क्या होता रहेगा, सामान्य बना रहेगा। नेक्स्ट है
अतिरिक्त जल का निष्कासन। अतिरिक्त जल मतलब हमने वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा के अंदर क्या पढ़ा है कि वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया होती है जब पादप के विभिन्न वायु भागों के द्वारा अतिरिक्त जल का क्या किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। आवश्यक या उपयोगी जल का तो वो क्या कर लेता है, उपयोग कर लेता है, और जो बचा हुआ जल है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल का भी हम क्या कर सकते हैं, निष्कासन कर सकते हैं। तो ये था आपका वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई। तो आज हमने बात की है रंध्र गति के सिद्धांत की। कौन से सिद्धांत की? एक तो है स्टीवार्ट परिकल्पना, दूसरा है जो अपनी पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, और दूसरा है अपना वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक व वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अब इसके अंदर 2 टॉपिक हो रहे हैं, बिंदु स्राव व रसारोहण, वो अपने कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट। तो आप इस चैप्टर के और जो 6th लेसन आपका उसके नोट्स तैयार करते रहिए। नोट्स आपको PDF द्वारा दे दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो वो डायग्राम था वो भी साथ में बना लीजिएगा, जो रसा आपको पीछे बताया था पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, तो उसके अंदर भी आप उसको बनाते रहिए साथ साथ में। थैंक यू।